एक ट्रक ड्राइवर जिनका नाम कृपा शंकर था, अपने कंडक्टर संतोष के साथ ट्रक लेकर के कहीं जा रहे थे। सुबह 4 बजे का ये लोग निकले थे, सिर्फ चाय पी करके ही, और ये लोग ट्रक लेकर के निकल चुके थे। दोपहर के 12 बजने वाले थे। अब धीरे धीरे जब इनको भूख लगने लगता है तो कृपा शंकर अपने कंडक्टर संतोष से कहते हैं कि यहाँ पर जंगल टाइप का है और यहीं पर पानी का भी बंदोबस्त दिख रहा है, ट्रक यहीं पर रोकते हैं और कुछ खाना पीना बनाते हैं और फिर खा पी करके फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। संतोष कहता है बाबूजी ठीक है यहीं पर रोक लीजिए, क्योंकि संतोष अपने जो ड्राइवर कृपा शंकर होते हैं उनको बाबूजी कहता था। संतोष कहता है बाबूजी यहीं पर ट्रक रोक लीजिए, यहीं पर कुछ बनाया जाए, कुछ खाया जाए और पानी वानी पी करके फिर यहाँ से आराम से निकलेंगे। साइड में ट्रक लगा लेते हैं और वहीं पर अपना सारा सामान, खाना बनाने वाला स्टोव वगैरह सब कुछ निकाल कर ये लोग खाना पीना का तैयारी करने लगते हैं। तभी अचानक उनको किसी के चीखने की आवाज आती है। जब वो झाड़ियों में देखते हैं, दूर तक नजर जब उनकी जाती है तो देखते हैं कि वहां से थोड़ी दूर पर झाड़ियों में कुछ आवाज आ रही है, किसी लड़की के चीखने की आवाज आ रही है। कृपा शंकर संतोष से कहते हैं संतोष ये किसी लड़की के चीखने की आवाज आ रही है, क्या तुम्हें भी आ रही है या सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है? संतोष कहता है बाबूजी मुझे भी किसी लड़की के चीखने की आवाज आ रही है, जरूर किसी लड़की के साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा है, जरूर कोई हैवानियत कर रहा है। जब कृपा शंकर जी ये सुनते हैं तो संतोष से कहते हैं संतोष खाना वगैरह सब छोड़ो यहीं पर और गाड़ी में से जो रॉड है वो रॉड निकालो, क्योंकि इनके पास दूसरा कोई हथियार नहीं था। गाड़ी में इन्होंने 2 रॉड रखा था, ऐसे ही किसी आफत का आने के लिए और उससे अपने आप को बचाने के लिए। ये संतोष जाकर के गाड़ी में से 2 रॉड निकालता है और दोनों एक एक रॉड लेकर के उस जंगल की तरफ भागने लगते हैं। और भाग करके जैसे ही उस झाड़ियों के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उन झाड़ियों में एक कार खड़ी है और वहीं पर पास में 4 लड़के एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, उनका रेप करने की कोशिश कर रहे हैं। दूर से जैसे ही कृपा शंकर और संतोष इन चारों को देखते हैं और उन चारों की नजर जब इनके तरफ जाती है, वो लड़के वहीं से चिल्लाते हैं। उसी में से एक लड़का गन निकाल लेता है, उसके पास एक कट्टा होता है, वो बाहर निकाल लेता है और कहता है वहीं पर रुक जाओ तुम लोग, अगर आगे बढ़ोगे तो गोली चला दूंगा। तभी जो संतोष होता है अपना राड जो हाथ में लिया रहता है उस राड को खींच करके निशाना साध करके उसके हाथ पर मारता है और उसके हाथ से उसकी गन नीचे गिर जाती है, उसका कट्टा नीचे गिर जाता है। और फिर दौड़ करके कृपा शंकर जी जा करके और ताबड़तोड़ अपने रॉड से उन तीनों चारों लड़कों के ऊपर वार करने लग जाते हैं। किसी के हाथ पर लगता है, किसी के पैर पर लगता है, किसी को काफी चोट लगती है। तीनों चारों इस तरह से अनायास ही उनके ऊपर हमला देख करके वो बेचैन हो जाते हैं और भाग करके अपनी गाड़ी में बैठते हैं, लड़की को वहीं पर छोड़ करके और गाड़ी में बैठ करके और अपनी गाड़ी लेकर के वहां से 9 2 11 हो जाते हैं। दोस्तों कृपा शंकर जी जब लड़की को देखते हैं तो लड़की की काफी हालत खराब होती है, उसके कपड़े अस्त व्यस्त होते हैं, उसके कपड़े जगह जगह फट चुके थे। वो लड़की अपनी आंखों को छुपा करके अपने आंखों के ऊपर अपना हाथ रख करके वहीं पर जमीन पर बैठ करके लगातार रोए जा रही थी। कृपा शंकर जी उसको संभालते हैं, कहते हैं बेटी अब तुम्हारा बाप तुम्हारे पास आ गया है, तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है, तुम रो मत। जैसे ही वो लड़की ये बाप का वर्ड सुनती है उसके बाद उसकी आंखों से आंसू और तेज बहने लगते हैं और भाग करके कृपा शंकर जी के गले लग जाती है, उनके सीने से जाकर के चिपक जाती है। उसे इतना भी डर नहीं होता है कि मैं किसी अनजान के साथ चिपक रही हूँ, हो सकता है कि ये भी व्यक्ति मेरे साथ कुछ गलत कर दे। यही एक बाप शब्द में ताकत होती है कि जब बाप का शब्द आता है तो कोई भी लड़की उसे अपना बाप समझ करके और अपना सब कुछ भय भुला देती है। और वही जाकर के जो लड़की होती है जाकर के कृपा शंकर के सीने से चिपक जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। दोस्तों इसके बाद जो कहानी होती है इसे जानने के बाद आपका भी रूह कांप जाएगा, आपके भी आंखों से आंसू बहने लग जाएगा कि ऐसा एक लड़की के साथ कैसे हुआ। अगर कृपा शंकर जी और संतोष वहां पर नहीं पहुंचे होते तो उस लड़की के साथ वो चारों दरिंदे क्या करते, और वो चारों दरिंदे कौन थे जो इस लड़की को इस जंगल में इस झाड़ी में लेकर के आए थे और उसके साथ रेप करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों ये सारी कहानी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सबसे विनती है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारा हौसला और बढ़ता रहे और हम आपको हमेशा इससे अच्छी कहानियां आपके सामने लेकर आते रहे। दोस्तों चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों ये कहानी बिहार के सासाराम जिले की है। सासाराम जिले में एक अनाथ आश्रम होता है
और उसी अनाथ आश्रम में एक 18 साल की लड़की अंकिता रह रही होती है। अंकिता पढ़ने लिखने में काफी ब्रिलियंट थी और वहीं के सरकारी स्कूल से अभी अभी उसने 12वीं क्लास पास किया था। 12वीं क्लास में उसने पूरे सासाराम जिले में टॉप किया था, जिसकी वजह से कलेक्टर के थ्रू उसे आज ही प्राइज दिया गया था। और वो प्राइज ग्रहण करने के बाद जब अपनी साइकिल से घर जा रही होती है, तभी 4 मनचले अपनी कार से उसी रास्ते से जा रहे थे और जब लड़की को देखते हैं और अकेली देखते हैं, उसे जबरदस्ती उठा करके अपनी कार में बैठा लेते हैं। कार में बैठाने के बाद और सीधे जंगल की तरफ लेकर के चले जाते हैं और जंगल की तरफ ले जाकर के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, उसके साथ रेप करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब वो रेप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी उसी रास्ते से एक व्यक्ति जिनका नाम कृपा शंकर होता है, अपने कंडक्टर के साथ अपना ट्रक लेकर के जा रहे होते हैं और वहीं पर रुक करके अपने खाने पीने का जब बंदोबस्त वो कर रहे होते हैं, तभी उन्हें दूर से झाड़ियों में से आवाज सुनाई देता है। किसी लड़की के चीखने का, चिल्लाने की आवाज जब सुनाई देती है और कृपा शंकर जी भाग करके अपने कंडक्टर के साथ उस झाड़ियों में जाते हैं, तो देखते हैं कि एक लड़की के साथ 4 व्यक्ति, 4 लड़के, नौजवान लड़के जबरदस्ती कर रहे हैं, उसकी रेप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भाग करके जाते हैं। एक व्यक्ति उसमें से उनके ऊपर गन तान लेता है और कहता है कि अगर तुम लोग आगे बढ़ोगे तो गोली चला देंगे। लेकिन तभी उसका कंडक्टर जो होता है संतोष, अपने राड को इस तरीके से निशाना साध कर चलाता है कि उसके हाथ पर लगता है और उसका गन नीचे गिर जाता है और कृपा शंकर जी दौड़ करके और अपने राड से ताबड़तोड़ वार उनके ऊपर करने लगते हैं। वो घबरा जाते हैं तीनों। उनके किसी के टांग पर लगता है, किसी के हाथ पर लगता है, किसी के सिर पर लगता है। वो तीनों उस लड़की को वहीं पर छोड़ करके, वो चारों व्यक्ति लड़की को छोड़ करके और अपने गाड़ी में बैठ करके और किसी तरह से वहां से 9, 2, 11 हो जाते हैं। कृपा शंकर जी को और संतोष को उनसे कोई मतलब नहीं था और वो उसे देखने की भी कोशिश नहीं करते हैं। उनका पूरा ध्यान लड़की की तरफ होता है। लड़की वहीं पर नीचे लेट करके, बैठ करके और लगातार सोए जा रही थी, लगातार रोए जा रही थी और उसके जो कपड़े थे वो पूरे शरीर से फटे हुए थे। वो अपने शरीर को बार बार देख रही थी और चीख रही थी, चिल्ला रही थी। जगह जगह उस दरिंदों ने उसके कपड़े को फाड़ा था, उसके साथ जबरदस्ती किया था। तुरंत कृपा शंकर जी अपना जो गमछा सिर के ऊपर रखे होते हैं, उस गमछे से उस लड़की को ढकते हैं और कहते हैं, बेटी तेरा बाप आ गया है, तू अब चिंता नहीं करना, कोई भी तेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। जब ये लड़की सुनती है, ये बाप वर्ड जैसे ही उसके कान में जाता है, वो इस तरह से बिल्कुल बेचैन हो जाती है जैसे कि ये शब्द उसे सुनने के बाद जरूर उसका बाप ही उसको मिल गया है। क्योंकि उसने बरसों से, सालों से कभी बाप शब्द नहीं सुना था, कभी माँ शब्द नहीं सुना था। वो जब से पैदा हुई थी शायद तब से वो माँ बाप को देखी भी नहीं थी। लड़की ने जैसे ही ये वर्ड सुना, भाग करके और कृपा शंकर जी के जा करके सीने से चिपक जाती है और सुबक सुबक करके जोर जोर से रोने लगती है और चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। कृपा शंकर जी उसके सिर पर हाथ फेरते हैं, उसे अपने बाहों में भरकर कहते हैं, बेटी चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ, आ जा तू मेरे साथ। उसे लेकर के गाड़ी में जाते हैं। लड़की के पूरे कपड़े फट चुके थे। कृपा शंकर जी अपना कुर्ता निकालते हैं और गाड़ी में एक कुर्ता रखा हुआ था, उस कुर्ते को निकाल करके उस लड़की को देते हैं, उस अंकिता को देते हैं और कहते हैं, बेटी ये पहन लो, तुम्हारे कपड़े पूरे फट चुके हैं। अंकिता उस कपड़े को जब अपने शरीर पर डालती है तो उसे महसूस होता है कि जरूर एक बाप अपनी बेटी को ये कपड़े खरीद करके, नए कपड़े खरीद करके ले आ रहा है और बार बार वो अपने पिता को देखती रहती है। वो पिता तो नहीं होते हैं उसके, लेकिन कहीं उसके दिलो दिमाग में पिता से भी कम उनकी इज्जत नहीं होती है। आज उन्होंने उसकी डूबती हुई इज्जत को और लुटती हुई इज्जत को उन्होंने बचाया था। काश अगर वो नहीं होते तो आज उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई होती, वो लुट गई होती, बर्बाद हो गई होती और वो चारों शायद उसके साथ रेप करने के बाद उसका जान भी ले लिए होते। लेकिन यही सोच रही थी अंकिता और सोच सोच करके रोए जा रही थी। तभी कृपा शंकर जी कहते हैं, बेटी तू चिंता मत कर, तू यहाँ पर आ जा। और वहां पर उसको बैठाते हैं। वहीं पर बगल में संतोष भी बैठता है। संतोष भी एक नौजवान लड़का था, अभी उसकी भी उम्र मात्र 20 साल की थी। संतोष भी वहीं पर बैठ करके और अंकिता को समझाता है कि अब रो मत, जो हो गया, अब हम लोग आ गए हैं, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। कृपा शंकर जी उसे कहते हैं, बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और ये लोग कौन थे जो तुम्हारे साथ इस तरह की जघन्य अपराध करने की कोशिश कर रहे थे। तभी अंकिता फूट फूट करके रोने लगती है और कहती है कि मैं क्या बताऊं। तभी कृपा शंकर जी कहते हैं कि बेटी
तेरे पिता कौन है, तेरे माँ बाप कौन है, ये तो बता दे कम से कम। तो अंकिता कहती है कि अभी तो आपने कहा था कि मैं तेरा पिता हूँ, तेरा पिता आ गया तो तुझे कुछ नहीं होगा, और अभी आप मेरे पिता के बारे में पूछने लगते हैं, आप ही मेरे पिता हैं। जब ये बातें कृपा शंकर जी के कानों में जाती है तो काफी अचंभित हो जाते हैं कि लड़की क्या कह रही है। फिर भी कृपा शंकर जी कहते हैं, बेटी फिर भी कुछ तो बताओ कि तुम्हारे घर में कौन है। अंकिता कहती है, मेरे घर में कोई भी नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मैंने बचपन से जब से होश संभाला है तब से मैंने अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, किसी को नहीं देखा है। मैं अनाथ आश्रम में ही अपनी आंखें खोली हूँ, और मैं इतना ही जानती हूँ कि मैं अनाथ आश्रम में रहती हूँ। मैं वहीं के बगल के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ और अनाथाश्रम में रहती हूँ। बस अनाथाश्रम वाले ही मेरे सब कुछ हैं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तभी कृपा शंकर जी के भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और वो भी कहते हैं, बेटी मेरे भी कुछ नहीं है, मेरे भी जो परिवार वाले हैं कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं भी सिंगल ही हूँ। मेरे घर वाले एक आकस्मिक एक्सीडेंट में, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे 2 बच्चे सारे खत्म हो गए। ये सारे लोग एक शादी में जा रहे थे, और जिस बस में बैठ करके जा रहे थे, ड्राइवर को रात को झपकी आ गई और बस खाई में चली गई। और जैसे ही बस खाई में गई, बस में आग लग गया, और उसमें से जितने भी लोग उस बस में थे सारे लोग मारे गए, और उसी में मेरा पूरा परिवार भी ध्वंस होगा। मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया, मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। तब से मैं भी अकेले ही हूँ। अगर तू बुरा ना माने तो तुझसे मैं एक चीज मांगू। अंकिता उनके सीने से लिपट जाती है और कहती है, आप कहिए, आपका मेरी जिंदगी के ऊपर पूरा अधिकार है, आप जो भी कहना चाहेंगे मैं बिल्कुल मानूंगी। तभी वो कहते हैं, बेटी मैंने तुझे बेटी कहा है, और उस समय भी तुझे मैंने तेरा बाप कहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू मेरी बेटी बन जा और मैं तेरा बाप बन जाऊं। जब अंकिता ये बातें सुनती है तो अंकिता की आंखों से और जोर जोर से आंसू बहने लगते हैं, और वो भाग करके उनके सीने से चिपक जाती है और उनको अपने गले से लगा कर कहती है कि आपने जो वर्ड बोला है, इसे सुनने के लिए बरसों से मैं तरस रही थी। लोगों को जब अपने माँ बाप की बातें सुनती थी तो मैं भी चाहती थी कि मेरे माता पिता क्यों नहीं है, लेकिन आज भगवान ने मेरी सारी चीजें सुन लिया। आज मुझे मेरे पिताजी मिल गए। और इतना कह करके वो फूट फूट कर रोने लगती है, और कृपा शंकर जी के भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इन दोनों को रोता हुआ देख करके संतोष के भी आंखें नम हो जाती है, वो भी रोने लगता है। और उस दिन पिता और एक ऐसी अनजान पुत्री की मुलाकात होती है। कृपा शंकर जी कहते हैं, बेटी चल मैं तुझे लेकर के चलता हूँ, मेरे साथ चल, मेरे घर रहना। वो कहती है, नहीं, मैं यहीं के कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ, अभी अभी मैंने 12वीं क्लास किया हुआ है। कृपा शंकर जी कहते हैं, ये चारों कौन है, कैसे ये तुम्हें मिल गए, और तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करने लगे। तो वो बताती है, कहती है कि ये चारों मेरे ही कॉलेज में पढ़ते हैं, अभी अभी 12वीं पास किया है मैंने, और जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उसी स्कूल में ये लोग भी पढ़ते हैं। इस उस स्कूल में मैंने टॉप किया था, और मुझे देख करके ये चारों चिढ़ते थे। और जो उसमें से एक लड़का था वो यहाँ के विधायक का लड़का है, और वो मुझे काफी मुझसे चिढ़ता था कि एक गरीब और एक अनाथ की बेटी अनाथालय में रहने वाली आज इस पूरे स्कूल को टॉप कैसे कर गई, और वो जो लड़का था वो फेल हो गया। वो मुझसे बदला लेना चाह रहा था, और उसे जब मौका मिला, मैं इस रास्ते से अपने अनाथालय के लिए जा रही थी कि तभी वो चारों गाड़ी से आकर के और मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डाल करके और ले करके चले गए, और जंगल में ले जाकर के मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहे। और वो चारों कह रहे थे कि इसकी इज्जत लूट लो, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, ये अनाथाश्रम में रहती है, इसकी इज्जत लूटने के बाद इसको यहीं पर खत्म करके और यहीं झाड़ियों में फेंक करके चले जाएंगे। और जो लड़का है वो तो विधायक का है, उसके पिताजी इस पूरे मामले को रफा दफा कर देंगे, सुसाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस तरह से उन लोगों की प्लानिंग था, लेकिन आप आकर के मेरी जिंदगी को बचा लिए। अब मेरे जीवन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका ही अधिकार है। तभी कृपा शंकर जी की आंखों से आंसू बहने लगता है और कहते हैं, बेटी तेरे साथ इतना बुरा हो गया, तू चल मेरे साथ रह। तभी अंकिता कहती है कि एक बार आप मेरे साथ चलिए और उस अनाथ आश्रम में चलिए, उनको एक बार बता दीजिए, नहीं तो वो लोग सोचेंगे कि कौन इसको लेकर के चला गया, एक बार वहां चल के इन्फॉर्म कर दीजिए। रास्ते में अपनी ट्रक में बैठा करके अंकिता को कृपा शंकर जी और संतोष लेकर के उस अनाथाश्रम की तरफ जाने लगते हैं। वहां पर रास्ते में एक कपड़े की दुकान मिलती है, वहां से एक नया कपड़ा
कृपा शंकर जी उसके लिए, अंकिता के लिए खरीदते हैं और उसको नया कपड़ा पहना करके और फिर अनाथ आश्रम में पहुंच जाते हैं। जब ये लोग अनाथ आश्रम में जाते हैं तो वहां की जो वार्डन होती है वो देखती है, कहती है कि अरे अंकिता, तुम तो यहाँ से दूसरा कपड़ा पहन करके गई थी और तुम नया कपड़ा पहन के कहाँ से आ रही हो। जब ऐसी बातें पूछती है तो अंकिता की आंखों से आंसू बहने लगता है। अंकिता कुछ नहीं बोलती है। फिर कृपा शंकर जी जा करके वार्डन से कहते हैं, पूरी कहानी बताते हैं कि इसके साथ ऐसी ऐसी घटना घट गई है। जब ये बातें सुनने के बाद जो वार्डन होती है वो भी वहां पर फूट फूट करके रोने लगती है और कहती है कि आप लोग तो भगवान की तरह से इस बेटी को बचा लिए, नहीं तो इसकी तो जिंदगी खराब हो गई होती है। मैं भी जानती हूँ वो जो विधायक का लड़का है, एक नंबर का दरिंदा है और उसका बाप हमेशा उसको बचाने की कोशिश करता रहता है। वो किसी भी लड़की को देखता है उसकी इज्जत को लूटने की कोशिश करता है। इससे पहले भी कई लड़कियों की इज्जत उस लूट चुका है और कई लड़कियों को मौत की घाट भी उतार चुका है। आप अगर नहीं होते तो शायद आज अंकिता का भी वो यही हश्र करता। ये सब कहने के बाद वहां और भी एक दो टीचर होते हैं, वो भी रोने लगते हैं और तभी कृपा शंकर जी कहते हैं कि देखिए, मैं चाहता हूं कि मैं इसे अपना बेटी बना लूं, क्योंकि मेरे भी परिवार में कोई नहीं है। और सारी अपनी एक्सीडेंट की पूरी कहानी उस वार्डन को बताते हैं। वार्डन वहाँ के प्रिंसिपल से बात करती है, वहाँ के पूरी मैनेजमेंट से बात किया जाता है और उस अनाथ आश्रम का जो चीफ होता है उससे बात करने के बाद ये डिसाइड कर दिया जाता है कि ठीक है, आप लेकर के जा सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर हम लोग भरोसा कैसे करें। आप भी जवान हैं, आपकी भी उम्र अभी 47-48 साल के आसपास है और ये लड़की भी जवान है, ये भी जवान हो चुकी है। तो आप कल के दिन इसके साथ कुछ गलत हरकत कर देंगे, कुछ गलत काम कर देंगे, क्योंकि आज दुनिया में ऐसी हो रही है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। इसलिए आपको लिख करके देना पड़ेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स हम तैयार करवाएंगे, उस डॉक्यूमेंट से आपको साइन करना पड़ेगा। अगर उस डॉक्यूमेंट्स में आप साइन कर देंगे तो अगर कुछ भी इसके साथ होता है तो उसके पूरे के पूरे जिम्मेदार आप होंगे। और यही नहीं, आपको पुलिस में भी जा करके और एक डॉक्यूमेंट बनवा करके वहां भी साइन कराना पड़ेगा। कृपा शंकर जी कहते हैं कि ठीक है, आपको जो भी कराना है सब कुछ कर लीजिए, मैं हर जगह साइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसको बेटी बना करके ही रखना है। जितने डॉक्यूमेंट्स बनते हैं सब पे कृपा शंकर जी साइन कर देते हैं और वहीं पर गाड़ी में बैठ करके वो पुलिस थाने में जाते हैं। पुलिस थाने में भी जाके एक डॉक्यूमेंट्स बनता है, एक एफिडेविट बनता है और उस एफिडेविट पे वहां भी साइन कर देते हैं और फिर उसके बाद अंकिता को लेकर के अपने घर चले जाते हैं। वहीं से कुछ ही दूरी पर 4-5 किलोमीटर के आसपास अंकिता का घर होता, कृपा शंकर जी का घर होता है। वो वहां पर लेकर के चले जाते हैं और फिर वहां पर अंकिता को रखने लग जाते हैं। अंकिता कृपा शंकर जी के साथ काफी खुश रहती है, काफी कृपा शंकर जी के साथ थोड़े ही दिनों में काफी घुल मिल जाती है। कृपा शंकर जी अंकिता को स्कूल ले आते हैं और स्कूल से लेकर के डेली जाते हैं। लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब उनको ट्रक लेकर के कहीं बाहर जाना होता है। तब वो संतोष को छोड़ करके जाते हैं और संतोष को कहते हैं कि संतोष, तुम अंकिता को कॉलेज ले जाना और कॉलेज से लेकर के आना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जब संतोष कॉलेज लेकर के जाता है, कुछ मनचले अगर उसको कुछ गलत चीजें करते हैं तो संतोष उनके साथ जबरदस्ती भी करता है, उनको सबक भी सिखाता है। इस तरह से धीरे धीरे जो संतोष होता है और अंकिता के बीच में भी थोड़ा घनिष्ठता होने लग जाता है। अंकिता वहां से उसी कॉलेज से वहीं से ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है और ग्रेजुएशन करने के बाद वो अपने पिताजी से कहती है, कृपा शंकर जी से कहती है कि मैं चाहती हूँ पिताजी कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं। कृपा शंकर जी कहते हैं, बिल्कुल करो बेटी, तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ो, मैं तैयार हूँ, जितने पैसे लगेंगे मैं लगाऊंगा, तुम पढ़ो। और वहीं पर यूपीएससी का वो कोचिंग करने लग जाती है और थोड़े ही दिनों के बाद वो यूपीएससी क्रैक करके और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाती है। जब वो कलेक्टर बन जाती है, कलेक्टर बनने के बाद उसी जिले में एक बहुत बड़ा फंक्शन किया जाता है और वहाँ की जो कलेक्टर होती हैं और वहाँ के जो नेता होते हैं वो पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज कराते हैं और उस अंकिता को वहां पर बुलाया जाता है। सारे लोगों को बुलाया जाता है। अंकिता तय समय पर वहां पहुंचती नहीं है। फिर वहां की कलेक्टर साहिबा जो होती हैं, जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं, सब फोन करते हैं अंकिता को, बोलते हैं कि बेटी तुम्हारे लिए ही ये फंक्शन हुआ है और तुम अभी तक नहीं आई हो। तो अंकिता कहती है कि आप लोगों ने मुझे तो इस फंक्शन में बुला लिया है, लेकिन जो इस फंक्शन के लिए जो चीफ है, जिसने मुझे यहाँ पर इस मुकाम तक पहुंचाया है, उसके लिए तो कोई निमंत्रण आप लोगों ने नहीं भेजा था। तभी जो कलेक्टर साहिबा होती हैं और जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं कि कौन है, तुम तो अनाथ आश्रम में रहती हो, तुम अनाथ आश्रम से पढ़ करके तुम आज कलेक्टर बनी हो। वो कहती है अनाथ आश्रम में रहती थी, उसके बाद मेरे पिताजी मुझे मिले हैं,
और मैं पिताजी के साथ रहती हूँ और उन्हीं की ही देन है, उनके वजह से ही आज मैं कलेक्टर बनी हूँ। उनको तो आप लोगों ने नहीं बुलाया। जब ये वहाँ की कलेक्टर साहिबा को पता चलता है और प्रिंसिपल वगैरह को सब पता चलता है, तो तुरंत कृपा शंकर जी को फोन किया जाता है और कहा जाता है कि आपकी बेटी के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया है और आप अपनी बेटी को लेकर के आ जाइए। कृपा शंकर जी जब ये जानते हैं कि मेरी बेटी के कलेक्टर बनने के खुशी में, मेरी बेटी के उपलक्ष्य में इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, वो बहुत खुश हो जाते हैं। उनका सीना बिल्कुल गर्व से चौड़ा हो जाता है और वो अपनी बेटी को लेकर के उस फंक्शन में पहुंच जाते हैं। उस फंक्शन में जब पहुंच जाते हैं तो जो कलेक्टर साहिबा होती हैं, वो अपना वक्तव्य देने के बाद अंकिता को बुलाती हैं स्टेज पर। वो कहती हैं, बेटी तुम बताओ, कुछ अपने बारे में बताओ, जिससे यहाँ के जो नौजवान हैं कुछ तुम्हारी बातों से कुछ सीखें। किस तरह से तुम अनाथ आश्रम में रह करके और पढ़ लिख करके और तुम इस मुकाम तक तुम आज कलेक्टर बनने जा रही हो। तुम अभी थोड़े ही दिनों के बाद कलेक्टर अपॉइंटमेंट हो जाओगी। तो अपनी जर्नी और जो तुम्हारी जो किस तरीके से तुमने तैयारी किया, वो सारी चीजें शेयर करो। अंकिता वहां पर स्टेज पर जाती है और सबसे पहले सबको नमस्कार करके कहती है कि देखिए, आपके अंदर कुछ बनने की और कुछ करने की अगर जज्बा होगा, हौसला होगा और उसके लिए आप कठिन प्रयत्न करते रहेंगे, तो आप जरूर उस मुकाम को हासिल कर लेंगे। लेकिन आपके पीछे किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति का सहयोग भी होना चाहिए जो आपको उस मुकाम तक ले जाने के लिए अपना दिन रात एक कर दे। मैं आज जो आपके सामने कलेक्टर बन करके खड़ी हूँ, मेरी मेहनत तो जरूर है, लेकिन इस मेहनत को सफल बनाने वाला एक ऐसा व्यक्ति जिसे मैं न कभी जानती थी न कभी मिली थी, अभी 1-2 साल पहले ही उनसे मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद कहते हैं कि एक अनजाना रिश्ता कब जिंदगी में एक अहम रोल अदा कर जाता है, वो किसी को पता नहीं होता है। और वही अनजाना रिश्ता एक आज मेरे पिता के तौर पर है, मेरे साथ हैं। वो अगर नहीं होते तो आज मैं आपके सामने कलेक्टर बन करके खड़ी नहीं होती, आपके सामने मैं इस तरह से बोलने के लिए नहीं तैयार होती, मैं कुछ नहीं बोल सकती थी, मैं इस लायक भी नहीं थी कि मैं आज कलेक्टर बनूं। लेकिन ये है मेरे पिताजी, इनके त्याग और इनके तपस्या के बल पर आज मैं कलेक्टर बनी हूँ। मेरी जर्नी काफी अंधकारमय थी, मेरे साथ मेरी जिंदगी उसी दिन खत्म हो गई होती अगर ये उस दिन एक देवता बन करके और उस जगह पर नहीं पहुंचे होते। वो सारी अपनी कहानी बताती है कि उसके साथ उस दिन क्या हुआ था और कैसे कृपा शंकर जी जा करके उसको बचाए थे और उसको बचाने के बाद किस तरह की लड़ाइयां उन्होंने फाइट करके और उसे अपने घर लेकर के गए और उसे पढ़ा लिखा करके हमेशा उसके लिए हमेशा एक पैर पर खड़े रहते थे और पढ़ा लिखा करके आज उसे कलेक्टर बनाए। सारी चीजें, सारी वृत्तांत तो बताने लगती है, क्योंकि कृपा शंकर जी ने जो त्याग किया था उसे वहां पर ले जाने के बाद भी बहुत सारी दिक्कतें उनको आई थी। बहुत सारे जो लड़के थे जो उस दिन पकड़े गए थे, जिनको इन्होंने मार करके भगाया था, वो काफी बड़े घरों के थे। उनके माता पिता हमेशा इनके ऊपर प्रेशर डालते थे। कई बार इन लोगों को जेल जाना पड़ा, कई बार इनको काफी कष्टों का सामना करना पड़ा, काफी परेशानियां हुई। लेकिन कृपा शंकर जी हर परेशानी से डट करके मुकाबला करते रहे और साथ में जो संतोष था, संतोष भी हमेशा इनके इनके साथ इनका एक खंभा बन करके खड़ा रहा, इनको हमेशा सपोर्ट करता रहा, हमेशा अंकिता को सपोर्ट करता रहा और इन दोनों के सपोर्ट की वजह से आज अंकिता कलेक्टर बनी थी। अंकिता सारी चीजें वहां पर स्टेज पर सबको जब बताती है तो सारे लोगों की आंखें नम हो जाती है। जब वो अपने पिता के कष्टों के बारे में, उनके दुखों के बारे में और उसकी पिछली जिंदगी के बारे में बताती है कि उनकी जीवन एक अंधकारमय थी, उनका जीवन खत्म हो चुका है। उनके परिवार में जो उनके बेटे बेटी थे, उनके माता पिता थे, उनकी पत्नी थी, एक एक्सीडेंट में सारे खत्म हो गए और फिर ये किसी भी तरह से अपनी जिंदगी जी रहे थे। और जब मैं मिली तो मुझे अपनी बेटी बना करके और मुझे इतना प्यार दिए कि कोई सगा बाप भी नहीं दे सकता है। आज उनके वजह से मैं आपके सामने कुछ बोलने के लिए हूँ। सारी कहानी जब बताती है, जितने भी वहां पर लोग होते हैं, सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं, सारे लोगों की आंखें नम हो जाती है और सारे लोग वहां पर फूट फूट करके रोने लग जाते हैं। अंकिता की कहानी जितनी दर्दनाक थी, उससे कहीं बढ़ करके कहानी कृपा शंकर की थी। कृपा शंकर जी ने जो त्याग किया था, जो बलिदान दिया था और अंकिता के लिए जो उन्होंने किया था, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। और वहां पर फिर अंकिता को प्राइज देने से पहले कृपा शंकर जी को स्टेज पर बुलाया जाता है और जब अंकिता को बुला करके डीएम साहिबा जब गिफ्ट दे रही होती हैं, तो अंकिता कहती है, डीएम साहिबा, मेरी आपसे सिर्फ यही विनती है कि ये गिफ्ट मुझे मत दीजिए, मेरे पिताजी को दीजिए कि इस गिफ्ट के असली हकदार
तो मेरे पिताजी हैं, उनके वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। कृपा शंकर जी को वहां पर स्टेज पर बुला करके और वो गिफ्ट को दिया जाता है और साथ में वहीं पर उनके साथ में अंकिता खड़ी होती है। दोनों जब गिफ्ट ले रहे होते हैं तो दूर खड़ा संतोष देख करके खुश हो रहा होता है। तभी अंकिता की नजर संतोष की तरफ जाती है। संतोष को कहती है, संतोष तुम किस लिए खड़े हो? आज जो ये गिफ्ट है जो हम बेटी और पिता ले रहे हैं उसके हकदार तुम भी हो। अगर तुम नहीं होते तो शायद हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाए होते। तुरंत तुम भी आ जाओ। वो कलेक्टर साहिबा से सारी बातें बताती हैं। कलेक्टर साहिबा संतोष को भी स्टेज पर बुला लेती हैं और तीनों मिल करके उस गिफ्ट को ग्रहण करते हैं। दोस्तों, गिफ्ट लेने के बाद सारी बातें होती हैं। फिर अंकिता कहती है कि संतोष तुम आ जाओ स्टेज पर और कुछ बातें तुमसे भी करनी है। यहीं पर सबके सामने मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ। वो संतोष वहां पर आ जाता है और सारी चीजें संतोष के बारे में, संतोष ने क्या क्या उसके साथ किया, किस तरह से उसको कॉलेज में ले जाता था, किस तरह से कॉलेज से लेकर आता था, लोग जो मनचले थे किस तरह से उस लड़की को परेशान करने की कोशिश करते थे और किस तरह से संतोष उनके साथ लड़ करके और उसको बचाता था। ये सारी बातें अंकिता उसी स्टेज पर सबके सामने बता देती है और उसके बाद फिर तालियों की गड़गड़ाहट से उस फंक्शन का खात्मा होता है। उसके बाद अंकिता अपने घर आ जाती है। घर पहुंचने के बाद जब कृपा शंकर जी के साथ जब वो घर पहुंचती है तो कृपा शंकर जी अंकिता की तरफ देखते हैं और देख करके कहते हैं, बेटी बहुत खुशी हुई आज तुम कलेक्टर बन चुकी हो, लेकिन तुम्हारे दिल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम कहना नहीं चाहती हो। अंकिता कहती है, क्या है पिताजी? तो कहते हैं कि तुम संतोष से प्यार करती हो। अंकिता की नजरें नीचे झुक जाती है। कृपा शंकर जी समझ जाते हैं कि जरूर अंकिता संतोष से प्यार करती है। संतोष को तुरंत बुलाते हैं और कहते हैं, संतोष तुम अंकिता से प्यार करते हो या नहीं करते हो? संतोष कहता है, आप कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी? अंकिता कहाँ एक जिले की कलेक्टर बनने जा रही है और मैं एक आपके ट्रक का एक कंडक्टर हूँ। हमारा और अंकिता का क्या मेल है? मैं अगर अंकिता को प्यार भी करूं, अंकिता को चाहूं भी, तो हमारा संबंध नहीं हो सकता है। ऐसी बातें करके आप मेरा दिल मत दुखाइए। और इतना कहने के बाद वो पीछे मुड़ जाता है। तभी अंकिता उसको आवाज देती है, संतोष। और जैसे ही अंकिता उसको आवाज देती है वो पीछे मुड़ता है तो अंकिता देखती है कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। जब कृपा शंकर जी भी देखते हैं कि वो उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो रो रहा है, तभी कृपा शंकर जी उसे ले आकर के और गले लगा लेते हैं। कहते हैं, मुझे पता है तू अंकिता से प्यार करता है और तुझे भी ये पता होना चाहिए कि अंकिता भी तुझे वैसे ही प्यार करती है। जब संतोष ये बातें सुनता है कि अंकिता भी उसे प्यार करती है तो वो अपनी नजरों से अंकिता को देखने लग जाता है, कंटिन्यू देखने लग जाता है। और तभी अंकिता एक सहमति जताती है, अपनी आंखें नीचे करती है और कहती है, हाँ संतोष, मैं भी तुम्हें वैसे ही प्यार करती हूँ जितना तुम करते हो। मैं तुम्हें काफी दिनों से जजमेंट कर रही थी, काफी दिनों से मैं जानती थी कि तुम मुझे प्यार करते हो, लेकिन मैं भी तुमसे प्यार करती थी। मैं चाहती थी कि तब मैं ये चीजें बताऊं जब मैं कलेक्टर बन जाऊं, जब मैं अपना जो मेरा मकसद है उस मकसद में जब कामयाब हो जाऊं, उसके बाद अपने दिल की चाहत तुमसे शेयर करूं। और उससे पहले मैं अपने पिताजी से चाहती थी कि हम दोनों के कहने से पहले हमारे पिताजी की सहमति होना जरूरी है। इसलिए मैंने अपने पिताजी को पहले ही सारी बातें बता दिया। मैं तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। दोस्तों, जब संतोष ये बातें सुनता है तो उसकी आंखें डबडबाने लगती है, रोने लगता है। और कभी वो कृपा शंकर जी को देखता है, कभी अंकिता को देखता है और सोचता है कि ये देखो जिंदगी मेरी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, कितना आबाद हो गया। मैं एक कंडक्टर से एक कलेक्टर साहिबा का एक पति बन चुका हूँ। कृपा शंकर जी दोनों को साथ में बुलाते हैं और दोनों के कंधे पर हाथ रख करके और दोनों से कहते हैं, तुम मेरा आज से कंडक्टर नहीं, तुम आज से मेरा दामाद है। मेरी बेटी और दामाद, और उनका निश्चित समय पर शादी फिक्स कर दिया जाता है और कुछ ही दिनों के बाद कृपा शंकर कृपा शंकर जी उन अपने संतोष और अपनी बेटी अंकिता का काफी धूमधाम से शादी कर देते हैं। और अंकिता फिर अब थोड़े दिनों के बाद एक कलेक्टर बन जाती है, अपना पदभार ग्रहण कर लेती है। और जब पदभार ग्रहण कर लेती है तो सबसे पहले वो जो दरिंदे थे, वो जो चारों जो इसके साथ जबरदस्ती किए थे, उनको ढूंढवाती है। उनको ढूंढवाने के बाद उनके ऊपर केस चलाया जाता है
और उनके ऊपर उनका कुछ प्रूफ जो संतोष ने वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ था, वो चीजें कोर्ट में पेश करके और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद जो अंकिता होती है वो इसी तरह के महान काम करने लग जाती है। हमेशा ऐसे दरिंदगी करने वाले लोगों को ढूंढ ढूंढ करके जेल में डलवाती है। हर तरह के कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो काफी ईमानदारी से काम करती रहती है। जिसे देख करके, जिसे सुन करके हमेशा अंकिता के बारे में आसपास के जिलों में और जगह जगह बातें होने लगती है कि बहुत तेज तर्रार और बहुत ही ईमानदार कलेक्टर है। और जब ये बातें सुनते हैं कृपा शंकर जी तो काफी खुश होते हैं और हम हमेशा अपने भगवान को यही कहते हैं कि हाँ, सब कुछ तुमने मेरा छीन लिया, लेकिन बाद में मुझे एक ऐसी बेटी दे दिया जिसके बारे में सुन करके दिल को हमेशा तसल्ली मिलता है। दोस्तों, इस तरह से इस कहानी की खत्मा होती है। और आपको अगर ये कहानी कैसी लगी, इस कहानी का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।